हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन कुमार और आज हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये पहला चैप्टर है हमारी सेकंड बुक का, जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और हम स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त 1947 से, यानी कि 14 अगस्त की रात को 12 बजे नेहरू जी ने एक भाषण दिया जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये 20th सेंचुरी की सबसे बेहतरीन स्पीचेस में से एक माना जाता है इसे। और इस लेक्चर में इस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से कुछ आपके सामने यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। तो ये चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अब, और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है 2 मेन चैलेंजेस टू बिल्डिंग अ नेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था एक नेशन बिल्ड करने में, जो होता है सबके पास, उस टाइम पे जो हमारे सामने था वो था कि इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी पहला। तो इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम कैसे लोगों का शासन भारत में लागू करेंगे, यानी कि किस तरह से ऐसा क्या हो जिससे कि लोग शासन करें। तो लोकतंत्र कैसे लाया जाए, सबसे पहला जो था चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि जब हम लोकतंत्र स्थापित कर भी देते हैं, यानी डेमोक्रेसी ले भी आते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि सबके लिए काम करे। ठीक है, चाहे उसमें कोई गरीब हो, चाहे कोई सोशली डिसएडवांटेज्ड हो, या फिर फिजिकली डिसएडवांटेज्ड हो। तो कोई भी, जैसे कि किसी के कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्पेशल प्रोविजंस रखेगी, या फिर कोई सोशली बैकवर्ड है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजंस रखेगी। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस थे उस टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे जब हमें आज़ादी मिली थी। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो हादसा इंडिया के साथ हुआ था वो था पार्टीशन, जिसमें इंडिया के 3 टुकड़े हो गए थे। पहला ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और खुद इंडिया। तो हमारे 3 अलग अलग टुकड़े हो गए थे, और ये सबसे दर्दनाक था, और ये हर किसी के लिए दर्दनाक था। जो हमारे लीडर्स थे उस समय पर, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और बहुत ज़्यादा दर्द इस सिचुएशन से हुआ था, क्योंकि हम बहुत दिन से, जब से हमने फ्रीडम मूवमेंट शुरू करी थी, तो स्वतंत्रता आंदोलन जब से हमने शुरू करा, जब से ही हम लोग जो है चाहते थे कि देश एक साथ रहे और इसका बंटवारा ना हो किसी भी कारण से। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, ब्रिटिश ने पूरी कोशिश लगाई और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। तो आगे चलते हैं। अब हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने 3 मेन चैलेंज थे। सबसे पहला चैलेंज ये था कि साइज़ और डाइवर्सिटी। साइज़ हमारे देश का बहुत बड़ा है, अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल साइज़ है हमारा, और कोई छोटा मोटा साइज़ है नहीं हमारे देश का। और दूसरी चीज़ है डाइवर्सिटी, यानी कि हम इतनी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में कि हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएँ तो वहाँ पर खाने का अंदाज़ कुछ और मिलेगा, 50 किलोमीटर कुछ और जाएँ, थोड़ी दूर जाएँ तो वहाँ पर खाने का अंदाज़ कुछ और है। ऐसे ही भाषाएं धीरे धीरे भाषाएं भी चेंज होती हैं, बोलियाँ चेंज होती हैं। उसी के साथ साथ कल्चर, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, मीनिंग सारी चीज़ें, इतना डाइवर्स नेशन है हमारा। और इस नेशन को किस तरह से बांधा जाए एक सूत में, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने। दूसरी समस्या जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं वो है डेमोक्रेसी कैसे लाई जाएगी, और ऐसा कैसे बनाया जाएगा, इस देश को इस तरह कैसे बनाया जाएगा कि हर किसी को वेलबींग हो, हर कोई सक्सेसफुल हो, कोई भी चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में लैक करता हो, उसको बराबर का मौका कैसे मिलेगा, उसको बराबर आने का मौका कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने फेस की। अब आगे चलते हैं सबसे पहले पार्टीशन पे। तो पार्टीशन जो था 2 नेशन थ्योरी पे बेस्ड था। 2 नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि भारत 2 लोगों से मिलकर बना है, एक हिंदूज और एक मुस्लिम्स। लेकिन ये कहना हमारे लीडर्स का नहीं था। वो ये कहते थे कि भारत है, उसमें कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, हम धर्म के हिसाब से कोई बंटवारा नहीं चाहते, ये देश सबका है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज़ 2 नेशन थ्योरी को हमेशा आगे रखा, और इसी के कारण जो है हमारे देश का पार्टीशन हुआ था। तो प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, तो सबसे पहले तो बात ये है कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन बात करने से पहले हम एक बार ये सोच लेते हैं कि पार्टीशन का बीज कहाँ से आया था, मतलब किस तरह से, किसने ये सीड लगाया था जिससे कि पार्टीशन की शुरुआत हुई। तो अगर हम बात करें तो 1875
अगर हम 1875 की बात करते हैं तो 1875 में जब सॉरी 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट के आसपास जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे तो उस समय पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े थे, सब ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी। तो इसीलिए जो है अंग्रेज़ इस बात से डर गए थे कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर कभी ये लोग दोबारा एक साथ हो गए तो हो सकता है कि हमें इस देश से उखाड़ कर फेंक दें। तो इसलिए जो है ब्रिटिश ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल नाम की पॉलिसी शुरू करी। डिवाइड एंड रूल, उसका मतलब ये था कि लोगों को बांट दो और बांट कर उन पर राज करना शुरू करो। इस पॉलिसी की शुरुआत तो काफ़ी पहले से हो चुकी थी 1857 के बाद, लेकिन 1857 के बाद 1905 में यानी कि 1905 में क्या हुआ था कि बंग भंग आंदोलन हुआ था। बंग भंग यानी कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने के लिए बात शुरू हुई और इस चीज़ को लेके बड़ा विवाद हुआ। लेकिन जैसे तैसे करके हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने बंगाल का बंटवारा होने से रोक लिया। लेकिन यहाँ से बीज डल चुका था पार्टीशन का और यहीं से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, जो कि 1947 में फाइनली हमारा पार्टीशन हो गया। तो अब इसके आगे चलते हैं। जो प्रोसेस था पार्टीशन का वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था और उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमें पता ही नहीं था कि क्या पता हमें ये फेस करनी पड़ जाए। तो सबसे पहला तो जो पार्टीशन का पॉइंट ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया को 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को 2 पीसेस में डिवाइड करा फर्दर, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या थी हमारे सामने? तो पहली डिफ़िकल्टी ये थी, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान का इलाका है और यहाँ पर तकरीबन मान लीजिए कि ये बांग्लादेश का इलाका है अगर, तो सबसे बड़ा ये था कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी एक यहाँ पर थी और दूसरी यहाँ पर थी। लेकिन ये जो मेजॉरिटी है, तो होता क्या है कि सबसे पहले जो है इंडिया के 3 टुकड़े हुए। तो एक टुकड़े इसलिए हुए थे 3 क्योंकि कोई एक मुस्लिम मेजॉरिटी या कोई इंडियन हिंदू मेजॉरिटी, सॉरी इंडियन नहीं, हिंदू मेजॉरिटी बेल्ट एक साथ थी नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया में यहाँ एक जगह मुस्लिम्स रहते हैं या यहाँ एक जगह हिंदूज रहते हैं, सब लोग साथ में रहते थे। हाँ, कुछ जगह ऐसा था कि कहीं मुस्लिम्स ज़्यादा थे या कहीं हिंदू ज़्यादा थे, लेकिन कोई मेजॉरिटी बेल्ट नहीं थी कि हाँ भाई पूरे इस इलाके में या पूरे इस इलाके में मुस्लिम्स रहते हों। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत थी कि मोस्टली जो मुस्लिम इलाका था, जो जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते थे, वो ईस्ट का इलाका बांग्लादेश का था, ईस्ट बांग्लादेश, सॉरी ईस्ट बंगाल का इलाका था, और यहाँ पर ये वाला इलाका था वेस्ट में। और इसी के साथ साथ जो है वो ये था कि हर मुस्लिम इलाका जो है, जो जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहता था। जैसे कि आप देखें कि अगर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस अगर हम देखें, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो वहाँ के जो लीडर थे, अनक्वेश्चनेबल लीडर थे, बहुत ही बड़े लीडर थे वहाँ के, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, वो जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, जो इलाका है, वो पाकिस्तान में जाके मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि 14 और 15 अगस्त तक तो ये डिसीजन हुआ ही नहीं था कि भाई पाकिस्तान या हिंदुस्तान किस तरह से, मतलब ये तो पता लग गया था कि बंटवारा होना है, लेकिन ये पता नहीं लगा था कि बंटवारा लोअर लेवल्स पे कैसे होना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे या उससे भी नीचे गाँव के लेवल्स पे बंटवारा कैसे होगा, कि मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो पाकिस्तान में जाना है, या कौन सा विलेज जो है पाकिस्तान में जाना है, या कौन सा विलेज इंडिया में जाना है। तो इसका भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाया था। तो अब अगर हम आगे चलें तो सबसे बड़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि जो हिंदूज और सिख्स थे लाहौर के रीजन में, और मुस्लिम्स पंजाब और वेस्ट बंगाल की साइड थे, क्योंकि पंजाब में और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी सिख और हिंदुओं की थी, और लाहौर में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिख या हिंदू नहीं रहते थे या फिर दूसरी जगह मुस्लिम्स नहीं रहते थे, ऐसा नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये लोग आपस में बॉर्डर क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि तकरीबन 80 लाख लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, और ये बहुत ही बड़ा मीनिंग सबसे बड़े
इसको बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग, पहली बार ऐसा हुआ था कि कभी दुनिया में इतने सारे लोगों ने एक साथ इस चीज़ को करा हो, इस प्रोसेस को करा हो कि वो एक जगह से दूसरे जगह गए हों। तो ये सबसे बड़ा मेजर इवेंट था पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कभी, पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 14-15 अगस्त तक ये फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ये पता लग गया था कि भाई पार्टीशन तो होना है। तो जब ये न्यूज़ आई कि पार्टीशन होना तय है, कि पार्टीशन तो होगा ही होगा, तो दरअसल हुआ क्या कि वायलेंस यानी दंगे शुरू हो गए जगह जगह, और हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में लड़ने लगे। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम किस तरह इस चीज़ को हैंडल करेंगे। बस ये उम्मीद रखी गई थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये उम्मीद जो है धरी की धरी रह गई, क्योंकि फाइनली क्या हुआ, जब जैसे ही हम आज़ाद हुए तो तुरंत ही दंगे भड़के, और खासकर वेस्ट में, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के आसपास, पंजाब के आसपास सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे, क्योंकि ईस्ट में तो जो है गांधी जी चले गए थे। तो गांधी जी की लगातार उस समय मेहनत या फिर उनकी कोशिशों की वजह से ईस्ट में इतना दंगा नहीं हुआ था जितना कि वेस्ट में हुआ था, और वेस्ट में दंगा बहुत बड़े स्केल पे हुआ था। और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसा भी था कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई हमारा, मतलब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक ये डिसीजन हुआ ही नहीं था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा विलेज इंडिया में है या कौन सा पाकिस्तान में है। तो कुछ लोगों को तो कुछ घंटे का ही टाइम मिला था कि अचानक से ही कोई आया ऑफिसर वर्दी में, और उसने अचानक से आके बोला कि जी आप अब पाकिस्तान में हैं, आप हिंदुस्तान में जाइए, या फिर आप अब हिंदुस्तान में हैं, आप पाकिस्तान में जाइए। तो वो लोग जो है सडनली अपने ही घर में, मतलब जहाँ वो शुरू से रहते थे उसमें एक अनडिज़ायरेबल एलियन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है अनडिज़ायरेबल एलियन। इस वर्ड का मतलब ये है कि उनको कोई देखना नहीं चाहता था वहाँ पे। अगर वो हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान में फंस गए हैं तो वहाँ के लोग, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं वो उनको नहीं देखना चाहते, और जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी अगर फंस गए हैं, जो मुस्लिम्स फंस गए हैं, तो यहाँ के लोग उन्हें नहीं देखना चाहते थे। हद इतनी थी, मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभार तो यहाँ से या लाहौर से या पंजाब से जो ट्रेनें होती थी वो फुल लाशों से भरी होती थी, मतलब उसमें सिर्फ डेड बॉडीज़ ही आती थी और ज़िंदा कोई आ ही नहीं पाता था। तो इतना ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा ये इवेंट था, तो ये बहुत ही दुखदायक इवेंट था, बहुत दर्द हुआ था इसमें लोगों को। और उसी के साथ साथ अब बात करते हैं पार्टीशन जो हुआ उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, मतलब क्या परिणाम निकले। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, सबसे एब्रप्ट ट्रांसफ़र था ये, सबसे बड़ा ट्रांसफ़र था ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्योंकि तकरीबन 80 लाख लोग उस समय पर जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा था। और उसके साथ साथ कई हज़ार लोग, हज़ारों में लोग, मतलब अभी हम आइडिया तो नहीं लगा सकते इतना, लेकिन हज़ारों में तक, तो हज़ारों में लोग जो है इसमें लोगों की जानें गई थी। किसी को गला रेत के यानी गला काट के मार दिया, और रेप्स बहुत ज़्यादा हुए थे, लूट बहुत ज़्यादा मची थी, और सबसे ज़्यादा तो जो बुरा हाल हुआ था वो वीमेन के साथ हुआ था। और उसी टाइम पे जो सबसे सबसे बड़े हॉटस्पॉट थे वो यही थे जो मैंने आपको अभी बताया, एक अमृतसर, एक लाहौर और एक कोलकाता। क्योंकि और इन एरियाज़ में तो इतना बुरा हाल था कि हिंदूज़ जो है मुस्लिम्स के पास और मुस्लिम्स जो है हिंदूज़ के पास, यानी उनके इलाके में जाने से भी डर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब लोगों को जो है अपने अपने घर छोड़ने पड़े। जो हिंदुस्तान में रहते थे मुस्लिम्स वो पाकिस्तान तक की तरफ भागे, जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे या सिख रहते थे वो हिंदुस्तान की तरफ भागे। तो उनको अपनी घर, ज़मीन, जायदाद, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के वहाँ से आना पड़ा। तो कई लोग, कई हज़ारों में संख्या जो थी वो रेफ्यूजी कैंप्स में रही थी, और रेफ्यूजी कैंप्स यानी शरणार्थी जो कैंप बनाए जाते हैं उनमें रही थी। और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो कि रेफ्यूजी कैंप्स तक पहुंच ही नहीं पाए थे, मार दिए गए थे बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि भी ट्रेन्स जो थी, ट्रेन्स लाशों से भर भर कर आती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को महीने, कुछ लोगों को हफ्ते और कुछ लोगों को तो कई कई साल जो अपनी लाइफ है वो इन कैंप्स में गुजारनी पड़ी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर हम देखें तो ह्यूमन काइंड के लिए, यानी कि इंसानियत यानी इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट था, जो कि बिल्कुल भी इनह्यूमन था, यानी कि जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और आगे चलें तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने क्या करा, अपने रिलीजन चेंज किए। और मैंने आपको जैसे अभी बताया कि लड़कियों के साथ तो इतना बुरा हुआ था कि उनके खुद के घर वालों ने
फैमिली ऑनर बचाने के लिए अपने ही घर की वीमेंस को मार दिया था, जान से मार दिया था। बहुत से ऐसे लोग थे, अब हमें पता ही लग चुका है, लेकिन अगर अब हम देखें तो लोगों के लिए जो आज़ादी आई थी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उन्हें आज़ादी के लिए। अब ये तो था बंटवारे में हुआ क्या क्या था, लेकिन और क्या चीज़ें थी जो डिवाइड हुई थी। तो अगर हम स्टार्ट करें तो देखें तो सबसे पहले डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि सबसे बड़ा जो हुआ था, दिलों का बंटवारा हुआ था। आपस में जो पड़ोसी, जो लोग सदियों से या दशकों से एक साथ, डेकेड से एक साथ रहते आए थे, काम करते आए थे, साथ में बैठे थे, उठते आए थे, वो ही एकदम से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। प्रॉपर्टीज़ जो थी, लाइबिलिटीज़ यानी कि जो रिस्क था, जो जैसे कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है या कुछ भी, अगर ऐसी लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट की हैं तो वो भी डिवाइड हुई थी। एसेट्स यानी जो गवर्नमेंट के पास था वो भी डिवाइड हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, इसका मतलब ये है कि वो जो भी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन चलाने के काम आती थी वो भी डिवाइड हो गई। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एसेट्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी डिवाइड हुई थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिवाइड हुए थे, रेलवे एम्प्लॉयज़ डिवाइड हुए थे, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया जी, जो नेबर्स थे, जो एक दूसरे के साथ दशकों से रहते हुए आए थे, वो भी अब डिवाइड हो चुके थे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया एक हिंदू नेशन बना पार्टीशन के बाद? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह दूंगा कि 1951 में जब पॉपुलेशन काउंट हुई, जब सेंसस हुआ, तो उस सेंसस में पता लगा कि 12% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल मुस्लिम, और ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और अब ऐसा तो था नहीं कि हम उस समय उठा के भाई कि आप मुस्लिम्स और आप अब पाकिस्तान जाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पर है वो अब हिंदुस्तानी है और उसको अब किसी भी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो जब तक चाहे हिंदुस्तान में रह सकता है और वो हिंदुस्तान का ही नागरिक माना जाएगा। और लेकिन जैसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया और मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री चाहती थी, उसी तरह बहुत सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एक हिंदू नेशन बनाना चाहती थी, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उस समय पे, नेहरू, पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और बहुत जो हमारे लीडर्स थे, उन सब ने क्या किया, उन सब ने रिलीजन से परे जाके, धर्म से परे जाके उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री होगी, यानी एक सेक्युलर देश होगा जहाँ पर हर फेथ का आदमी रह सकता है, वहाँ पर उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है, ठीक है। और हमारी लीडर्स ने, मैंने आपको पहले बताया कि फेथ, रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अगर किसी फेथ को मानता है, किसी रिलीजन को मानता है, तो ना तो वो उससे किसी से ऊंचा हो सकता है, ना ही नीचा हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं तो आपसे ऊपर हैं, आप मुसलमान हो तो आप हमसे ऊपर हैं, नहीं। हमारे देश ने सबको बराबर रखा है, ये हमारे लीडर्स की सोच थी। और इससे हमें पता लगता है कि हमारे लीडर्स कितने महान लोग रहे होंगे उस समय पे। और साथ में जो है, जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है, यानी धर्मनिरपेक्षता जिसे हम बोलते हैं, सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, बहुत साफ साफ मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने था वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासतों को कैसे मिलाया जाए। जब भारत को ब्रिटिश चला रहे थे तो भारत 3 पीसीज में बटा हुआ था, मोस्टली तो 2 ही पीस थे। पहला था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या था? जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे, जो भी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार थी, जो
तो उसको सीधा ब्रिटिश क्राउन चला रहा था, यानी कि ब्रिटेन की सरकार चला रही थी, और वो डायरेक्टली रूल्ड थे, वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो तकरीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, वो रूल किए जाते थे पैरामाउंट सी के थ्रू। अब पैरामाउंट सी एक बहुत ही स्पेशल वर्ड है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ब्रिटिश क्या करते थे, जिस भी एरिया को वो जीतते थे, या एनेक्स जिसे बोलते हैं, अपने में मिलाते थे, तो जिस एरिया को वो एनेक्स करते थे, तो उस एरिया को क्या करते थे कि वो ऑप्शन देते थे कि भाई ठीक है, आप हमारे सबॉर्डिनेट बन जाइए, ठीक है, हमारे नीचे आ जाइए आप, हम आपसे ऊपर रहेंगे, और आपको हम आपके लिए हर चीज़ मैनेज करेंगे। यानी कि आपका जो है मिलिट्री यानी फ़ौज की हम देखेंगे, ठीक है, आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं, यानी किसी और से जो आपके रिलेशंस हैं आपके स्टेट के, वो हम देखेंगे, और साथ में कम्युनिकेशंस हम देखेंगे, कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब कम्युनिकेशंस में रोड, टेलीग्राफ, ये सारी सुविधाएं आती थी। तो ब्रिटिश पैरामाउंटसी का मतलब ये था कि कोई भी प्रोविंस जो कि ब्रिटिश ने जीत लिया है, उसको ब्रिटिश को कुछ पैसा देना होगा, और उसके बदले में ये 3 चीज़ उनके लिए ब्रिटिश मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश पैरामाउंटसी से जो था, जो राजा थे, वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनको ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि दिक्कत होती थी पेजेंट्स को। पेजेंट्स यानी कि जो किसान होते थे, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम का प्रेशर होता था। और ये जो रूलर्स थे, ये सभी रूलर्स तकरीबन एक जैसे थे, और ये प्रजा पर यानी उन पेजेंट्स पे इतना लोड डालकर रखते थे कि हर किसी के पास पैसे की कमी होती थी। तो आपने शायद पिक्चर देखी भी है, लगान जैसी आपने पिक्चरें देखी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जो ये राजा थे, ये बिल्कुल एक पपेट जिसे बोलते हैं, पपेट का मतलब कठपुतली की तरह ब्रिटिश के इशारों पर चलते थे। तो अगर आपको पैरामाउंटसी समझ में आ गई है, पैरामाउंटसी का सिंपल मतलब होता है कि भाई कम्युनिकेशन, मिलिट्री और फॉरेन रिलेशन ब्रिटिश देखेंगे, और बाकी उसके बदले में आपको एक रकम उन्हें चुकानी पड़ेगी, और वो आपके लिए सब कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो 565 इस तरह की रियासतें थी हमारी, प्रिंसली स्टेट्स थे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। अब चैलेंज क्या क्या थे हमारे सामने, जब इंडिया को हमें इंटीग्रेट करना था, इंडिया को एक साथ एक भारत बनाना था। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो थे, उनमें हमें प्रिंसली स्टेट्स को भी जोड़ना था, जब जाके हमारा हिंदुस्तान पूरा बनता, जैसा कि अब हम देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अकेले आप देखोगे कि 565 राजा महाराजा रजवाड़े थे, जिनको हमें इंटीग्रेट करना था इंडिया के अंदर। और ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही ब्रिटिश गए, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, तो हुआ क्या कि ब्रिटिश पैरामाउंटसी जो थी वो भी चली गई, वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ब्रिटिश ही मेंटेन करते थे हर चीज़। तो हुआ क्या कि रूलर्स जो थे वो अपने बारे में खुद डिसाइड कर सकते थे कि भाई हमें क्या करना है, हमें इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या फिर हमें कहीं नहीं जाना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है बिल्कुल। तो ये उनकी मर्जी हुआ करती थी, उनकी मर्जी हो गई थी। अब जो है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इस चीज़ को सोचने लगे थे कि भाई अगर हम भारत में मिलेंगे, तो भारत तो एक डेमोक्रेसी बनने जा रहा है, डेमोक्रेसी। तो अगर भारत डेमोक्रेसी बना, इंडिया अगर एक डेमोक्रेसी बनता है, तो हमारा तो पत्ता कट जाएगा, हमें तो राजा बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर हम राजा ही नहीं बचेंगे। तो होता क्या है कि जो त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल, इन तीनों ने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ज्वाइन नहीं करी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन ना करने का मतलब ये है कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो यहाँ हैदराबाद के रिप्रेजेंटेटिव्स, भोपाल के और त्रावणकोर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, और ये लोग जो थे, ये चाहते नहीं थे कि हम जो है इंडिया में जाके शामिल हों। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से मना कर दिया, ज्वाइन करने से मना कर दिया। इस चीज़ से ये खतरा हो गया था कि अगर किसी भी रीज़न से प्रिंसली स्टेट्स यूनाइट नहीं होते हैं, तो इंडिया जो है, जैसे कि अगर मैं इसका मैप सही से बना पाऊँ, तो इंडिया जो है, ये इंडिया अगर हम माने, तो ये छोटे छोटे कई कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 565 रियासतें थीं, यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हमें यूनाइट करना था। ठीक है, तो अब इस काम में एक हीरो उभरते हैं और उनका नाम था सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो थे, उस समय जो हमारी सरकार थी, जब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जा रहे थे, तो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट यानी जो टेम्परेरी गवर्नमेंट जो थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से बनी हुई थी। और उसी हिसाब से हमारा जो देश है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह फाइनलाइज होके हमने लागू नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं किया, तब तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारी जो है सरकार चल रही थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू और डेप्यूटी पीएम थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और नेहरू जी, ये दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल। तो आगे चलते हैं कि जिन्ना जो है इंडिया के तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पार्टीशन हुआ था। तो वो चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से जहाँ रहना चाहें वहाँ रहें और इंडिया उन पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना दे, वो पूरी तरह ऑटोनोमस रहें इस डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन जैसा कि हमें अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता। तो यहाँ पे सरदार पटेल का रोल आता है। सरदार पटेल बहुत ही सक्सेसफुल बैरिस्टर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत ही सक्सेसफुल वकील थे, बहुत बड़े वकील थे और बहुत कड़क अंदाज था उनका, बहुत धांसू जिसे बोलते हैं, एक बहुत कड़क व्यक्ति थे जिनका नेचर जो है बहुत कड़क था। और साथ में डिप्लोमेटिक थे। डिप्लोमेटिक का मतलब सिचुएशंस को बातों के ज़रिए संभालना जानते थे वो। तो उन्होंने जो ज़्यादातर हैवी लिफ्टिंग जो है, जो प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने की है, वो सरदार पटेल ने की थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स शायद मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन हमारे पास 530 प्रिंसली स्टेट्स बचे थे और कुछ जो 35 प्रिंसली स्टेट्स थे यानी 35 वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। तो 530 में से अपनी डेथ तक सरदार पटेल 529 स्टेट्स यूनाइट करने में कामयाब हो गए थे और एक बचा था सिर्फ, वो था कश्मीर, जो कि यूनाइट जब तक नहीं हो पाया था। बाकी 530 में से 529 प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको उन्होंने इंडिया में यूनाइट कर दिया था, मिला दिया था। अब ऐसा हुआ कैसे? तो आपको आसान तो अब लग रहा होगा बहुत कि ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें ज़्यादा मेहनत क्या है। लेकिन आप ये सोचिए, क्या आप एग्ज़ाम में 500 में से 499 मार्क्स ला सकते हैं? हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप सोचिए कि सरदार पटेल ने, ही वॉज वन ऑफ अ काइंड, ठीक है, वो करोड़ों में से एक थे, अरबों में से एक थे। उन्होंने ये काम करा क्योंकि आप अगर देखेंगे तो उड़ीसा में 76 प्रिंसली स्टेट थे, 76, और साथ में अगर सौराष्ट्र, गुजरात के पास रीजन है सौराष्ट्र, वहाँ पर 14 बड़े और 119 छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी इतने ज़्यादा पीसेस में इंडिया डिवाइड हो जाता अगर सरदार पटेल ना होते तो। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो ये है कि जब हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर रहे थे, यानी कि अपने साथ मिला रहे थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला या किसी तरह का प्रभाव, इन्फ्लुएंस हमें करा, जिससे कि हमारी अप्रोच बनी। तो पहला ये था कि हम इतने भरोसेमंद इसलिए थे क्योंकि जो लोग थे जो प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे, वो जो रूलर्स होते थे उस समय पे, रूलर्स जैसे नवाब या किंग्स या जो राजा होते थे, वो बहुत ज़्यादा ओप्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा ओप्रेस करते थे। इतना ज़्यादा करते थे कि लोग बाग सदियों से, यानी सेंचुरीज से लोग बाग इस राज में रहते आए थे और उन्हें किसी तरह के अधिकार नहीं थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, नवाब्स, किंग्स, इन सब के रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत ज़्यादा उनको दबा कर रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा शोषण होता था उनका। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज़ प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी कैसे? लिंग्विस्टिक और कल्चरल, इसका भी हमें ध्यान रखना था। लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि भले ही हम 2 भाषाएं बोलें, 2 से ज़्यादा 10, 20, 50 भाषाएं बोलें, लेकिन हमें प्लूरैलिटी का मतलब है हम एक जगह रह रहे हैं, बात ठीक है, हम अलग भाषा बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन पूरे देश में हम एक हैं। मतलब अगर हम देखें, भले ही हम भाषा के आधार पर डिवाइडेड हैं, लेकिन देश के लेवल पे हम एकदम यूनाइटेड हैं।
ऐसे ही कल्चरल प्लुरैलिटी का मतलब ये था कि भले ही हम अलग अलग कल्चर फॉलो करते हों, लेकिन हम देश का अगर माना जाए तो हम मिलाकर सब एक हैं, यानी हम यूनाइटेड हैं। हमारे कल्चर भले ही अलग हों, भले ही हमारी सोच अलग हो, लेकिन हम देश के लिए एक हैं। ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। दूसरा, फ्लेक्सिबल अप्रोच, यानी कि हमें ये नहीं करना था कि किसी को बहुत ज़्यादा दबाना था, हमें बड़े आराम से अपना जो है इंटीग्रेशन करना था, जिससे कि जो स्टेट्स हैं वो किसी तरह का विद्रोह ना करें। तो अब पार्टीशन की वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो ये भी तीसरा फैक्टर बना कि भाई जब पार्टीशन हो ही चुका था तो हमारे लिए क्या हुआ कि जल्दी से जल्दी टेरिटरीज डिफाइंड हो जाएं, यानी लाइंस जो बॉर्डर खींच जाएं फटाफट, और इंटीग्रेशन जो है हम फटाफट कर लें, जिससे कि नेशन को बाउंड्री मिल सके। जो अभी बाउंड्री हमारे पास है वो एक बाउंड्री नेशन को मिल सके। तो ये तीन चीज़ दिमाग में रखकर हम प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए निकले थे। अब देखिए, सरदार पटेल के जो एफर्ट्स थे, जो उन्होंने काम किया, उसके क्या रिजल्ट रहे। जैसे मैंने आपको बताया 530 में से 529 के तकरीबन उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ये राज़ी कर लिया भारत में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने के लिए। यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने 529 यानी 529 आउट ऑफ 530 प्रिंसली स्टेट्स को इस चीज़ के लिए राज़ी कर लिया। राज़ी क्या, बड़े कड़क व्यक्ति थे वो, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ठोस थी, उनके सामने किसी की चलती नहीं थी। ठीक है, और उनको मना करने की हिम्मत किसी में ज़्यादातर होती नहीं थी। तो इसीलिए जो है, और साथ में मैंने आपको बताया बड़े काबिल वकील भी रहे थे वो, तो डिप्लोमेट होना उनका तय था कि वो एक बहुत शानदार, बोलने में भी बड़े शानदार थे और काम कराने में भी बड़े शानदार थे, उनका अंदाज भी बहुत शानदार था। दूसरी चीज़, जो प्रॉब्लम बची थी जब उन्होंने ये सब यूनाइट करना शुरू करा, तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 स्टेट्स ऐसे थे जहां हमें यूनाइट करने में प्रॉब्लम आई थी। यहाँ इन चारों के बारे में अब हम बात करेंगे, वो भी अगली वीडियो में।